हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य क्या होता है। ये आपका एक नया टॉपिक है। हमने क्या क्या चीजें पढ़ लिया आपके पॉलिटी में, लगभग हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इससे पहले हमने डीपीएसपी को पढ़ा था, उससे पहले हमने फंडामेंटल राइट को पढ़ा था, उससे पहले हमने सिटीजनशिप को पढ़ा था, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसके पहले क्या पढ़ा था, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ा था। ठीक है। आज का लेकिन जो आपका टॉपिक है बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को ना बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसका एक बार हिंदी लिख लीजिए। हिंदी क्या होता है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। ठीक है। अब इसे हमें देखना है कि यह हमारे संविधान के किस भाग में है और कौन से आर्टिकल्स में है। ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है वह हमारे संविधान के किस भाग में है, तो अगर भाग की बात करूं तो वह कौन सा हो जाता है, हमारा भाग 4 हो जाता है, 4A। ठीक है। 4A हो जाता है। 4 में हमने क्या पढ़ा था, डीपीएसपी को पढ़ा था। ठीक है। लेकिन 4A में हमें क्या पढ़ना है, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ना है। अगर मैं आपसे आर्टिकल्स पूछूं कि मैम आर्टिकल्स हमारा कौन सा हो जाता है, तो देखिए आर्टिकल्स को लिख लीजिए। आर्टिकल्स हो जाएगा आपका 51A। यानी हमारे 51A में क्या पढ़ना है, हमें अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ना है। आपको फंडामेंटल ड्यूटीज स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये कोई कानूनी रूप से लागू नहीं होता है। अगर आपका मन है करने का तो करेंगे, नहीं तो ऐसा कोई लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है। तो हमारे संविधान के किस भाग में? भाग 4A, आर्टिकल्स 51A। तो अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अपने मौलिक कर्तव्य के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसे देख लेते हैं और उसके बारे में शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे। फिर जो हमारे जितने अभी वर्तमान में 11 आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे और आपके 11 मौलिक कर्तव्य है, क्या क्या इसमें बातें बताया गया है, क्या क्या प्रोविजन किया गया है, वो सारी समझेंगे। लेकिन सारे बात को समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसको मैं अगर यहीं से लिखवाना स्टार्ट करूं, चलो अगला स्लाइड ही ले लेते हैं। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो आपका मौलिक कर्तव्य है यह हमारे मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान का मतलब क्या हो गया, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने आर्टिकल 51A में जोड़ा है और पार्ट कौन सा हो गया, हमारा 4A हो गया, यानी हमने बाद में इसे जोड़ा है। तो मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के सरकार में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा था। अब ये सारी बातें क्या है, सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति बनी थी उसने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, वो सारी बातें जानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, अब इसका नोट्स बनाएंगे। ठीक है। मूल संविधान में यहाँ पे अच्छे से लिखना। ठीक है। मूल संविधान में, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है। कोई प्रावधान प्रावधान नहीं था। ठीक है। हमने क्या कहा कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है उसका मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। तो इसे कब जोड़ा गया, इसे यहां पर लिख लीजिए। इसे सरदार स्वर्ण सिंह, यानी इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति के, यानी एक हमारा समिति बना, समिति के सिफारिश के आधार पर, सिफारिश के आधार पर, आधार पर। अब हमें संविधान में कोई भी चीज है
नया चीज ऐड करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, या उसमें उपस्थित चीजों को हमें हटाना रहता है तब भी हम लोग क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो आपके मूल आपके जो मूल मौलिक कर्तव्य है ये आपके मूल संविधान में नहीं थे, इसे हमें बाद में जोड़ा है। और कहाँ से प्रेरित हो गए, तो अपने यूएसएसआर से, यानी रशिया से। ठीक है, तो अब संशोधन करना पड़ेगा। तो कौन सा संशोधन करके हमने अपने मौलिक कर्तव्य को अपने संविधान में ऐड किया था, तो वह आपका हो जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976। तो यहाँ पे लिखना है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई प्रावधान नहीं था। इस सरदार स्वर्ण सी सिफारिश यानी समिति के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन, यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। उस समय हमारे देश की पीएम कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया तो उस समय पे हमारे देश की पीएम कौन थी, तो आपकी इंदिरा गांधी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है, हमने क्या कहा, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण समिति के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। अब वहां पे लिखना है कि उस समय देश की पीएम कौन थी, यहाँ पे लिखिए, उस समय देश की पीएम हमारी कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी, ठीक है, उस समय हमारे देश की पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले तो हमारा क्या बनता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनता है, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो अब हमें देखना है कि ये जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति बना था तो इसने कितने मौलिक कर्तव्यों का बात किया था अपने समिति में। ठीक है, तो इन्होंने ना बोला था कि आपके 8 मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, सरदार स्वर्ण सिंह ने, सरदार स्वर्ण सिंह ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। यानी जो हमारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति बना था तो उसने बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 यानी 8 फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, अपने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। लेकिन फिर आप लोग देखते हैं कि एक हमारा और मौलिक कर्तव्य जाके 2002 में जुड़ता है। इस तरह हमारे वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। तो यहाँ पे लिखेगा, इतना तो हमने जान लिया कि सरदार स्वर्ण सिंह ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। यहाँ पे लिखेगा हमारे संविधान में, अब हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, परंतु वर्तमान में आपके कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए हैं, 11। तो एक हमारा जो 11वां आपका था मौलिक कर्तव्य, इसे बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, तो यहाँ पे उसको भी लिखना है, परंतु वर्तमान में यानी प्रेजेंट डे में हम लोग 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, परंतु वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, परंतु हमारे प्रेजेंट में कितने मौलिक यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो 11, परंतु वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 11।
11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हमें क्या देना है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है। यहाँ पे लिख लीजिए उसको, 11वां मौलिक कर्तव्य मैम हमारा क्या जोड़ा गया था, थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं यहीं पर। कर्तव्य क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देना है, फ्री एजुकेशन देना है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन, ये हमारा क्या है, नैतिक दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है। इसे जोड़ा कब गया था, तो 86th यानी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, ये आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। तो ये हो गया आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो भी बातें थी। अब इसके बारे में और बातें और मैं आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए अब आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में क्या जानना है, ये जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, यह नागरिकों का क्या है, एक नैतिक दायित्व है। ये ना पूरा मतलब कानूनी तरीके से लागू नहीं है कि आपने राष्ट्रगान का अपमान क्यों किया, आपने अपमान किया तो आपको जेल होगी, ऐसा नहीं है। ये कानूनी रूप से नहीं लागू है। अगर आपकी इच्छा है तो आप मौलिक कर्तव्य को मान सकते हैं, वरना कोई आप पे बोझ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य नागरिकों का नैतिक दायित्व है, यानी मोरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। नैतिक दायित्व है, ठीक है। नैतिक दायित्व को हम लोग क्या बोलते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व। यहाँ पे इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं मोरल ऑब्लिगेशन, ठीक है। यानी जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमारे सभी सिटीजनशिप के लिए क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक दायित्व है। और इसके बारे में एक बात क्या लिखना है कि यह क्या है, एक संवैधानिक नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, यानी संविधिक है। संविधिक का मतलब क्या हो गया, स्टैच्यूअरी बॉडी है, यानी इसे कानूनी रूप से लागू नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए यह संविधिक है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है, नहीं किया जाएगा। जो पीछे हमने डीपीएसपी पढ़ा था उसको भी हमने क्या पढ़ा था, ये नॉन जस्टिएबल है, यानी इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। और हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, यह भी क्या है आपका नॉन जस्टिएबल है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। फिर हमारा एक और क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि मैम जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है वह क्या हमारे भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों व्यक्तियों के लिए लागू होगा, तो नहीं, ये जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही लागू होगा, भारतीय नागरिकों पर ही लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए मौलिक कर्तव्य, ओके, मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होगा, विदेशियों पर नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बात आपको याद रखना है कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है केवल और केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होगा, विदेशी व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। तो ये जो हमने बातें पढ़ा आपको और मैंने बताया जो भी बातें, इसे थोड़ा सा याद रखना है और इसका बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। अब आते हैं हम लोग अपने 11 मौलिक कर्तव्य पे। 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से, उसे अच्छे से और ट्रिक से याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे तभी जाके याद होगा, ठीक है। तो देखिए
हमारे वर्तमान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 यानी 11। तो हमारा जो पहला फंडामेंटल ड्यूटीज है वह क्या है? 51A। ये तो हमारा क्या हो गया? मौलिक कर्तव्य का आर्टिकल हो गया। लेकिन अब हमारा 51A और हमारे स्मॉल ए से क्या होगा? आपका पहला मौलिक कर्तव्य स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पे नहीं बुझा रहा है तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया और ये आपका तीसरा हो गया और ये हमारा चौथा हो गया, फिर पांचवा, छठवां, सातवां। लेकिन इसके आर्टिकल्स को याद रखना है, नहीं भी रखना, मैंने तो आपको पढ़ाने के लिए लिख दिया, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग आते हैं अपने पहले फंडामेंटल ड्यूटीज पे। तो 51A क्या बोलता है कि संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं एवं राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। यानी सबसे जो हमारा पहले नंबर पे संविधान आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ये सुप्रीम लॉ होता है, तो उसका हमें क्या करना है? पालन करना है। तथा जो उसके आदर्श है, संस्थाएं हैं, जो आपका नेशनल एंथम है, नेशनल आपका जो फ्लैग है यानी जो ध्वज है, उसका भी क्या करना है? सम्मान करना है। तो हमें इसको ट्रिक से कैसे याद करना है? देखो ए से क्या हो गया हमारा? आर्टिकल 51A। तो इसमें हमारा राष्ट्रीय ध्वज आ रहा है, तो राष्ट्रीय ध्वज से हम लोग क्या याद रख सकते हैं? नेशनल एंथम, सॉरी ध्वज नहीं, सॉरी आपका राष्ट्रीय गान आ रहा है ना, तो राष्ट्रीय गान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम की बात हमारे किस आर्टिकल में की गई है? तो 51A। ठीक है, तो पहला ट्रिक हमको क्या याद रखना है? एंथम से, ए फॉर एंथम, राष्ट्रीय गान। ठीक है, तो संविधान का पालन करना है तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं एवं राष्ट्रगान, नेशनल एंथम एवं अपने फ्लैग का क्या करना है? सम्मान करना है। एंथम फॉर ए हमारा हो जाता है फर्स्ट फंडामेंटल मतलब ड्यूटीज, इसको पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे फंडामेंटल ड्यूटीज पे, जो कि क्या है? 51A B स्मॉल बी। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी हमारे उच्च आदर्श के व्यक्ति हैं, उनको क्या करना है? अपने हृदय में संजो कर बनाए रखना है। ठीक है, जैसे हमारे महात्मा गांधी हो गए, महात्मा गांधी को हम लोग क्या बोलते हैं? बापू के नाम से भी बोलते हैं। तो बी से हमारा क्या हो जाता है? बापू। बापू को याद रखना है, कैसे याद रखना है भाई? कि बी से हमारा क्या हो जाएगा? बापू। बी से यहाँ पे लिख लीजिए बापू। बापू से हमें याद क्या करना है? राष्ट्रीय आंदोलन, यानी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी हमारे पुरुष थे, महान पुरुष थे, उनको क्या करना है? अपने हृदय में उनके लिए कुछ सम्मान और इज्जत बैठा के रखना है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है 51AC यानी तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज, देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना है। इसमें हमारे देश के पूरे कंप्लीट बातें हो जाती है। ठीक है, कंप्लीट बातें हो जाती है आपका 51A। तो सी से क्या हो जाएगा हमारा? कंप्लीट, देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। ठीक है, फिर आपका 51AD आ जाता है क्या? तो देश की रक्षा करना, डी से क्या हो जाएगा हमारा? डिफेंस हो जाएगा। ठीक है, डिफेंस। और यहाँ पे सी से आपको क्या याद रखना है? कंप्लीट, कंप्लीट। ठीक है, यानी देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। 51AD क्या बोलता है? देश की रक्षा करना, रक्षा से हम लोग डिफेंस समझते हैं, तो 51AD में बोला गया है देश की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। यानी कभी भी राष्ट्र हमें कहती है, राष्ट्र बोलती है कि आपकी हमें नागरिक, हमें जरूरत है, आप सेवा कीजिए देश की, तो हमें तैयार रहना है। ठीक है, फिर आपका 51AE क्या बोलता है? भारत के सभी लोग धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से क्या होंगे? परे होंगे। यानी सभी लोगों को क्या करना है? धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करना, इससे थोड़ा ऊपर उठना है। ठीक है, क्षेत्रीय, ये जो क्षेत्रीयता की भावना होती है, इससे भी थोड़ा ऊपर उठना है। तो आपके 51A में ये बोला गया, जो कि हमारा पांचवा फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, आपके छठे में क्या बोला गया है? 51AF में कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। यानी जो हमारी संस्कृति है, जो कि सभी देशों से क्या है? बहुत अच्छी है, तो उसके गौरवशाली को क्या करना है? समझना है और उसका परिरक्षण करना है, यानी उसे बचा कर रखना है। आपका ये 6वां फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाता है। अब हम लोग आते हैं अपने 7वें फंडामेंटल ड्यूटीज पे, जो कि क्या है? 51
जी, इसमें क्या बोला गया है, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं उनका क्या करना है, रक्षा करना है। यानी 51 A में क्या बोला गया, यानी 7वां हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, हमारे नेचर को क्या करना है, मतलब उसे बचा कर रखना है। आपके झील हो गए, नदियां हो गई, वन्य जीव हो गए, इनकी रक्षा करना है। किस में बोला गया है, 7 में बोला गया है, 51 A। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने 8वें फंडामेंटल ड्यूटीज पे, उसे देखते हैं। तो देखिए आपका 51A क्या बोला गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। यानी 8वां फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बोलता है, क्या बोलता है भाई, कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। यानी जो हमारा टेक्नोलॉजी है और जो हमारा ह्यूमैनिटी है, मानववाद और जो ज्ञान अर्जन का वो है भाव, उस सुधार को क्या करना है, विकास करना है। आपका क्या है, 8वां फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब हमारा 9वां फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बोलता है, जो कि आपका 51AI है, सार्वजनिक संपत्ति, जैसे आपका रेलवे हो गया, ये नहीं कि रेलवे है तो उसका पटरी उखाड़ के घर पर लेके जाना है, नहीं, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, हिंसा से भी दूर रहना है। ठीक है, अगर सार्वजनिक संपत्ति को आप ऐसे चोरी करते हैं तो हिंसा तो होगी होगी, तो आपको क्या करना है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना है। यानी 51AI यानी 9वां फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बोलता है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, और हमारा आता है 10 नंबर का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उससे, इसे हम लोग 51AJ में पढ़ेंगे। इसमें क्या बोला गया है, व्यक्तिगत और सामूहिक, यानी इंडिविजुअल या कलेक्टिव रूप से क्या करना है, आपके व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी कोई ऐसा हमारे देश में प्रोग्राम है तो उसमें क्या करना है कि व्यक्तिगत और सामूहिक तरीके से सभी लोगों को क्या करना है, सतत तरीके से बढ़ने में प्रयास करना है। आपके 10वें फंडामेंटल ड्यूटीज में ये बोला गया। फिर आपका 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आता है जो कि क्या है, 51A के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, निःशुल्क शिक्षा देना है। तो ये हो गए आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि हमें क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। हमने तो आपको कुछ कुछ ट्रिक से याद करा दिया है, लेकिन कुछ का ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा याद भी करना होगा अच्छे से। जो भी बातें हैं इसको अच्छे से याद कीजिएगा, और आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये होते हैं कंप्लीट। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती थी, उसको मैंने बहुत अच्छे से कर दिया है और करवा दिया है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका रिवीजन कीजिएगा और बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, और 1-2 बार एम लक्ष्मीकांत बुक में भी देखिएगा, तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा या आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में पढ़ेंगे, और फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम आएगा, फिर हमारा यूनियन गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, नमस्ते।